तो कथा साहित्य से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है अब डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो ये है, एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। क्या बोली? हाँ, हो गई। कब? कल देखे नहीं, यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भी की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब घर पहुंचा। पसंद क्या है? लड़के ने बाजार में प्रतिदिन मिल जाने वाली उस लड़की को चिढ़ाने के लिए जब पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने आशा के विपरीत उत्तर दिया, हाँ हो गई। यह सुनकर लड़के के मन में शेम, क्रोध एवं आक्रोश उत्पन्न हुआ। उसी की व्यक्ति इन पंक्तियों में कहानीकार ने की है। व्याख्या। लड़के ने आशा के विरुद्ध जब यह उत्तर सुना कि हाँ मेरी सगाई हो गई, तब उसका मन शोक, आक्रोश एवं क्रोध से भर गया। लड़की तो यह कहकर लजाती हुई भाग गई, किंतु लड़के के आक्रोश एवं शोक की अभिव्यक्ति कई प्रकार से हुई। रास्ते में जाते हुए उसने एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले ने दिन में भी जो कमाया था वह लड़के से टकराने के कारण खो दिया। लड़के ने एक कुत्ते को पत्थर मारा। गोभी बेचने वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया और सामने से नहाकर आती वैष्णवी से टकरा गया, जिसने उसे अंधा कहा। इतने उत्पात करने के बाद वह घर पहुंचा। विशेष, लड़के ने रास्ते में जो उत्पात किए वे सब इस बात के प्रतीक हैं कि उसे लड़की की सगाई की सूचना से दुख पहुंचा है। लड़के के शोक, खिन्नता, आक्रोश जैसे भाव ही इस अवतरण में व्यक्त हुए हैं। उसके किशोर मन को यह अच्छा नहीं लगा कि लड़की की सगाई हो गई है। वस्तुतः वह उससे प्रेम करने लगा था। यह लड़का ही आगे चलकर जमादार लहन सिंह बना और लड़की उसकी रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी यानी उसकी सूबेदारनी बनी। उसने कहा था, वस्तुतः एक प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम का आदर्श, त्याग और बलिदान को बताया गया है। लेखक ने बड़े प्रभावी ढंग से लड़के के मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावपूर्ण है। तो और एक क्वेश्चन है ये, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर हट जाती है। प्रसंग, फ्रांस के मोर्चे पर जर्मनी के साथ लड़ाई चल रही है। इसमें हिंदुस्तानी फौज भी शामिल है। जमादार लहना सिंह को दुश्मन के एक लेफ्टिनेंट को गोली लगी है, जो वेश बदलकर इसकी खाई को बम से उड़ाने आया था। घाव घातक था और खून बह जाने से अब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया था। मृत्यु के समय उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थी। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में कहानीकार ने किया है। व्याख्या। मृत्यु से व्याख्या क्या है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसे अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एक एक कर याद आने लगती हैं। लहना सिंह भी इस समय मृत्यु के निकट था, अतः उसकी स्मृति पटल पर एक एक कर उसके जीवन की घटनाएं जो अति महत्वपूर्ण थी उभरने लगी। अमृतसर के बाजार में मिलने वाली वह लड़की जिसे वह तेरी कुड़माई हो गई कहकर चिढ़ाया करता था, तब वह धत कहकर भाग जाती थी। सूबेदार के घर जाने पर जब उसे पता चला कि सूबेदारनी उसे जानती है, तो सूबेदारनी से मिलने पर बताया कि वह वही लड़की है, अमृतसर वाली, और उसने आंचल फैलाकर अपने पति तथा पुत्र की रक्षा के लिए कहा। आज लहना सिंह ने अपनी जान देकर वह कर दिखाया जो उसने कहा था। उसे अपने भतीजे कीरत सिंह की भी याद आई थी। इस अवसर पर सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं। समय यादों पर जो धुंध चढ़ा देता है एकदम सब साफ हो जाती है। विशेष, इस अवतरण में लेखक ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि स्मृतियों पर पड़ी धुंध मौत के समय एकदम साफ हो जाती है और घटनाएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। सूबेदारनी ने जो कहा था वह उसने कर दिया। इस प्रकार लहना सिंह को मरते समय यह संतोष है कि जो उसने कहा था वह उसने कर दिया है। भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। समय की धुंध में रूपक अलंकार है। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों को एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सूबेदारनी
जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले जाते और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। प्रसंग। जमादार लहना सिंह छुट्टियों से लौटते हुए सूबेदार हजारा सिंह के घर गया। जहाँ उसे पता चला कि सूबेदारनी उसे जानती है। उसे पता चला कि सूबेदारनी वही अमृतसर वाली लड़की है जिससे वह बाजार में मिलता रहता था और चिढ़ाने को पूछता था। तेरी कुड़माई हो गई। मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है। लहना सिंह को सब याद आ रहा है कि किस प्रकार वह सूबेदारनी के घर गया और सूबेदारनी ने उससे पुराने मधुर संबंध का वास्ता देकर कहा था कि जिस तरह तुमने मुझे तांगे के घोड़े से बचाया था, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना। यही मैं तुमसे आंचल पसार कर भिक्षा मांगती हूँ। व्याख्या क्या है इसकी? मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है, उस पर पड़ी धुंध छट जाती है और एक एक कर पुरानी घटना स्मृति पटल पर उभरने लगती हैं। लहना सिंह को सोने की तरह सब याद आ रहा था। साने की तरह सब याद आ रहा था। सूबेदार जी के घर जाने पर सूबेदारनी कहती है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम के लिए तुझसे कहती हूँ, सरकार ने बहादुरी का खिताब हमारे परिवार को दिया है, जमीन दी है, आज नमक हलाली का अवसर आया है। पता नहीं सरकार ने हम स्त्रियों की एक घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दी। यदि ऐसा होता तो मैं सूबेदारनी के साथ जाकर उसके साथ दुश्मनों से लड़ती और उनकी रक्षा करती। इकलौता बेटा भी फौज में ही है, 4 बेटे और हुए पर एक भी नहीं बचा। अब पिता पुत्र दोनों युद्ध में जाते हैं। मेरा भाग्य खराब है। तुम्हें याद है तुमने अमृतसर में एक दिन उस तांगे के बिगड़े घोड़े से दही की दुकान पर मेरी रक्षा की थी और स्वयं घोड़े की लातों में चले गए थे। मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। इसी तरह तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। मैं आंचल पसार कर इन दोनों की रक्षा करने की भीख मांगती हूँ। इसमें विशेष क्या है? लहना सिंह को इस बात का संतोष है कि जो उसने कहा था वह उसने कर दिखाया, अर्थात आज अपनी जान देकर उसने सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा की थी। दूसरा, प्रेम में त्याग और बलिदान का महत्व है। तीसरा, लहना सिंह के उदार चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। चौथा, भाषा सरल सहज प्रभावपूर्ण हिंदी है। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि दिल के ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी जान लगाकर पढ़ूंगा। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब से अवतरित है। लेखक हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, उसका ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिस कारण उसे अक्सर बड़े भाई की डांट खानी पड़ती है। एक बार जब उसे बड़े भाई ने डांटा तो वह बहुत दुखी हुआ। व्याख्या। लेखक को बड़े भाई ने खूब डांटा जिससे वह रोने लगा। उसने सोचा कि मेरी गलती है तो डांट तो खानी ही पड़ेगी। उसके भाई बातों में बड़े माहिर थे, डांटते समय ऐसी ऐसी बातें सुनाते कि उसकी हिम्मत टूट जाती। इस कारण लेखक अपने घर चले जाने की बात सोचता। उसे लगता कि मेहनत उसके बस की बात नहीं, इसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन भाई की बातों के प्रभाव से निराशा दूर हो जाती और फिर मन में आता कि खूब मेहनत करूँगा। विशेष प्रसाद गुण से युक्त प्रसंग है। भाषा सरल सहज और प्रभावमयी है। वाक्य विन्यास श्रेष्ठ और शब्द प्रयोग उच्च कोटि का है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती उसे मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता।
कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच की भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी प्रमुख कहानी बड़े भाई साहब से अवतरित है। लेखक पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता। वह हर वक्त खेलने कूदने में लगा रहता है, जिस कारण उसे अपने भाई से बार बार डांट खानी पड़ती है। एक बार वह इससे बचने के लिए पढ़ाई का टाइम टेबल बना लेता है। व्याख्या किसी भी नियम को बनाना सरल है, लेकिन उसका पालन करना कठिन होता है। लेखक पढ़ाई के लिए टाइम टेबल तो बना लेता है, लेकिन उस पर अमल कुछ इस तरह करता है। खेलने के लिए जाता तो वापस लौटने का नाम ही नहीं लेता। मैदान की हरी हरी घास, ठंडी हवा, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल के आगे पुस्तकों का कोई ध्यान न रहता। इस कारण फिर से भाई की फटकार सुननी पड़ती है। वह भाई की नसीहत तथा डांट डपट से इतना डरने लगा था कि उसके सामने भी ना आता, उसकी आंखों से दूर रहता और कमरे में दबे पांव आता। लेकिन इसके बावजूद भी वह खेल कूद का मोह नहीं छोड़ पाता। बच्चों को खेल कूद बहुत प्रिय होता है। इसका सहज वर्णन किया गया है। सहज, सरल और भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। अब ये सब मैं आपको देखिए इससे पढ़ा रही हूँ। ये जो मानसी का सेल्फ स्टडी पैकेज है और ये जल्दी से मिल भी नहीं रहा है उत्तराखंड में, तो इसीलिए मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ लोगों की हेल्प हो पाएगी जो मेरी ये वीडियो देखेंगे। अब अगला है, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा और बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारूम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कहानी बड़े भाई साहब से अवतरित है। लेखक बहुत अधिक खेलने कूदने के बावजूद अव्वल दर्जे से पास हो जाता है और उसका बड़ा भाई कठोर परिश्रम के बाद भी फेल हो गया। इससे लेखक को अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया और वह अपनी मनमर्जी करने लगा। लेकिन एक दिन उसके भाई ने उसे इस विषय पर बहुत खूब डांटा। व्याख्या, लेखक का बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहता है कि मेरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। इसमें गणित के कठिन सवाल और इतिहास के अनेक मुश्किल पाठ हैं, इसलिए मेरे फेल हो जाने से खुश मत हो। जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो शून्य भी न ला पाओगे। बाद वह इतिहास विषय की बात करता है कि इतिहास में एक नाम के कई राजा हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल है। घमंड मत करो, जब इस कक्षा में आओगे तब पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।